नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टिकी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां। यदि आप एएलपी टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है हमारे पास, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई देगा। तो इसमें हम सबसे पहले गिनेंगे कि इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे अलग से तो यहाँ पर आपको इस तरीके से त्रिभुज दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन। यानी कि यहाँ पर दोस्तों टोटल लाइन देखेंगे तो यहाँ पर क्षैतिज रेखाओं की संख्या 4 है। यहाँ से 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 4। यानी कि इस बड़े वाले में हो गया टोटल 4 त्रिभुज। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साइड में हमारे पास यहाँ पर 3 त्रिभुज और दिया है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 3 यहाँ पर भी 3 लाइन है। तो यहाँ से हो गया 3 त्रिभुज। उसके बाद इसी प्रकार से इस साइड भी यानी कि दाहिने साइड भी 3 त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। और उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड यानी कि बाएं साइड एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज दाहिने साइड। तो यहाँ से हो गया 2 त्रिभुज। अब उसके बाद दोस्तों अब फिर देखेंगे तो आगे यहाँ पर देखेंगे तो अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 त्रिभुज इसमें बनेगा। और उसके बाद एक त्रिभुज इसके बगल में और एक त्रिभुज और इसके बगल में, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अंतिम में तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको और दिखाई देगा। तो यहाँ पर यह एक त्रिभुज और बन गया। अब देखिए दोस्तों इसे अब टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, यानी कि इन सभी को हम गिनेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे गिनना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर 4 4 3 7 7 1 8 और 8 2 10 और 10 3 13 और 13 3 16 और 16 2 18। यानी कि यहाँ पर दोस्तों इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न यानी कि यह प्रश्न आपको समझ नहीं आया तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप इसे अगर समझ जाएंगे तो आप परीक्षाओं में ऐसे त्रिभुजों को आसानी से गिन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है हमारे पास, यक्स का रैंक ऊपर से 12वां था। यदि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 16 थी तो कक्षा में नीचे से यक्स का रैंक क्या है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा रैंकिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, टोटल संख्या बराबर लेफ़्ट साइड या फिर ऊपर साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड, उसके बाद प्लस राइट साइड यानी कि राइट को मानेंगे नीचे, उसके बाद यहाँ पर -1। अब देखिए अब यहाँ पर आप टोटल यहाँ पर हमारे पास दिया है 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल के स्थान पर 16, उसके बाद यहाँ पर बराबर। अब यल के स्थान पर लिखेंगे हम 12, उसके बाद यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आर का मान हमें बताना है, क्योंकि नीचे से हमसे एक्स का मान पूछा तो यहाँ पर आर का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर होगा -1। अब देखिए इस माइनस को लाएंगे इस साइड यानी कि 16 के साइड, तो यह हो जाएगा 16। यहाँ पर दिए माइनस में तो यहाँ पर होगा प्लस में, तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17 और बराबर में 12 प्लस आर। अब देखिए अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 12 का पक्षांतर करेंगे 17 के पास, तो यहाँ पर 17 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5। यानी कि यहाँ से आर का मान हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे सी में दिया। यानी कि यक्स का रैंक नीचे से होगा
5वां, तो यही सी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है हमारे पास, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 3 स्थितियाँ दी हुई है, यानी कि नीचे यहाँ पर एक पासे की 3 स्थितियाँ दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले कोई 2 पासा उठा लेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर दूसरे पासे को और तीसरे पासे को ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे पासे में 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें 6 का मान ही बताना है। तो यहाँ पर हम दूसरे और तीसरे पासे को उठाएंगे तो यहाँ पर आप इन दोनों में सबसे पहले यह देखेंगे कि कम से कम कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कम से कम हमारे पास 2 सतह कॉमन है, यानी कि यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा सिर्फ 6 और 1, और जो बचेगा वही एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर 6 के विपरीत होगा 1 और 1 के विपरीत होगा 6। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है कि 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो यहाँ पर 6 के विपरीत होगा 1, यानी कि 1 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, थी ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है हमारे पास, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी हैं, यम के और सी का पिता है, बी यम से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है, तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे बी और सी, अगर पति पत्नी है तो यहाँ पर हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह, तो यहाँ पर हो गया सी। अब देखिए यहाँ पर दिया है पति और पत्नी, तो यहाँ पर बी अगर पति है, बी यहाँ पर दिया है पति और बी पत्नी, जो महिला रहेगी उसे दर्शाएंगे हम वृत्त में और जो पुरुष रहेगा उसे दर्शाएंगे चतुर्भुज में। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है यम के और सी का पिता है, तो यहाँ पर सी का पिता यम है और पिता है तो यह होगा चतुर्भुज में। उसके बाद के का भी पिता है, तो यहाँ पर सी का के होगा भाई या बहन, क्योंकि अभी के का जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर अब हमसे आगे प्रश्न में आगे पूछा है कि बी यम से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर हमारे पास बी है और यहाँ पर यम है, तो यहाँ पर बताना है कि बी यम का क्या लगेगा। तो यहाँ पर बी लगेगा यम का दामाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर होगा संबंध दामाद का, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिए हमारे पास, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 गणितीय संक्रियाओं को आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें इन गणितीय चिन्हों को आपस में ऑप्शन के अनुसार बदलना है और यहाँ पर हमें पता करना है कि 131 किस ऑप्शन के द्वारा आएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है प्लस और भाग, यानी कि प्लस और डिवाइड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन को रखेंगे तो यह हमारा समीकरण सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसा समीकरण यानी कि ऐसा ऑप्शन लेना है जिससे कि हमारा समीकरण आसानी से कटता हुआ नजर आए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर दूसरा उठाएंगे तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है प्लस यानी कि भाग और गुणा, यानी कि भाग के स्थान पर गुणा और गुणे के स्थान पर भाग। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 3 और 39 के बीच में गुणा दिया है, अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह करेंगे तो 39 3 से आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर 19 माइनस 39, अब गुणे के स्थान पर भाग करेंगे तो भागे 3 और प्लस 25, और यहाँ पर दोस्तों भाग है तो यहाँ पर करेंगे हम गुणे 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 से काटेंगे 39 को तो यह जाएगा 13 बार में, और आगे यहाँ पर दिया है 19 माइनस 13 और प्लस अब 25 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 25 पंचे 125। अब देखिए यहाँ पर हम 13 में अगर 19 में दोस्तों अगर हम 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर प्लस
125। अब 6 में 125 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 131, जो कि यहाँ पर आगे 131 दिया है, तो यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी श्रृंखला धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस का चिन्ह। तो देखिए आप यहाँ पर 9 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 29 हो जाए, तो यहाँ पर 9 में अगर 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 29। उसके बाद इस 29 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 67 यानी कि 67 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसमें माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 67 में अगर 29 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आएगा 3, यानी कि यहाँ पर होगा 38, यानी कि 29 में 38 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 67। उसके बाद अब फिर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि 68 यानी कि 67 में कितना जोड़ें कि 129 हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों अब हम फिर 129 में 67 से माइनस यानी कि 67 घटा देते हैं। तो यहाँ में 9 में 7 घटाएंगे तो 2 और 12 में 6 घटाएंगे तो 6, तो यहाँ पर होगा 62। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोई नियम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जो इस समीकरण में लागू हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक स्टेप और नीचे चलेंगे, तो यहाँ पर हम अगर दोस्तों 20 में जोड़ेंगे 18 को तो यहाँ पर होगा 38। उसके बाद 38 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 62 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों 38 में अगर हम 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 62। अब देखिए दोस्तों 18 और 24 के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर होगा इसका अंतर 6 का, तो यहाँ पर दोस्तों 24 में हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 30। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 62 में 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 92 और 129 में अगर 92 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 221, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 221, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिए हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में TABLE को 20, 20, 1, 2, 12, 5 के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में NATOM को किस यानी कि NATOM के लिए कोड क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर हमारे पास टेबल का कोड दिया है 20, 1 यानी कि 20, 1, 21, 12, 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इसी सभी का यानी कि इन सभी का प्लेस वैल्यू यहाँ पर उठाकर लिख दिया है। तो वही दोस्तों हम यहाँ पर NATOM का प्लेस वैल्यू यहाँ पर उठाकर लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम n का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो n का प्लेस वैल्यू होगा 14, उसके बाद a का लिखेंगे तो 1, t का लिखेंगे तो 20, o का लिखेंगे तो 15 और m का लिखेंगे तो 13, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 14, 2, 20, 15, 13। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 14 और 1 होगा 1, यानी कि 14 और 1 ना तो ऑप्शन ए होगा, ए तो हमारा गलत हो गया और सी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों बचा सिर्फ 2 ऑप्शन बी और डी। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 14, 1, 20, 15 और 13, तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिए हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर 7 का संबंध किस प्रकार से 56 से दिया है और वही संबंध हम 11 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 49। अब उसके बाद इसी 49 में अगर हम
इसी 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 49 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 56, जो कि यहाँ पर आगे दिया है। अब उसी प्रकार से हम 11 में यही नियम लगाएंगे तो देखिए, अगर 11 में यही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, सबसे पहले हम 11 का करेंगे स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होगा 121, यानी कि 11 का गुणा 11 में करेंगे तो होगा 121। उसके बाद इसमें जोड़ देंगे हम 11 को, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3, और यहाँ पर 1, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 132, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिए, तो ये ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया है हमारे पास, कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो यहाँ पर हम पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बिन आरेख बनाएंगे, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो यहाँ पर यह हो गया हमारा कुत्ता, कुत्ते को लिखेंगे हम डी से, क्योंकि डॉग फॉर, यानी कि डी फॉर डॉग, और डॉग माने कुत्ता। उसके बाद सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो बिल्ली आएगा कुत्ते के बाहर, तो बिल्ली को लिखेंगे हम सी से, क्योंकि सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा कथन देखेंगे, तो यहाँ पर दूसरा कथन दिया है सभी बिल्लियाँ चमगादड़ हैं, तो यहाँ पर बिल्ली भी आएगा चमगादड़ के अंदर, और चमगादड़ को लिखेंगे हम सी और एच से, सी और एच से लिखेंगे हम चमगादड़ को। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बिन आरेख बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष को चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है सभी चमगादड़ बिल्ली हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बाहर चमगादड़ है और अंदर बिल्ली है, तो यहाँ पर सभी चमगादड़ बिल्ली नहीं होगा, यहाँ पर कुछ चमगादड़ बिल्ली होंगे, तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे, तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, तो यहाँ पर कुत्ता अंदर है और चमगादड़ बाहर है, तो यहाँ पर सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, तो यहाँ पर हमारा दूसरा निष्कर्ष सही होगा, यानी कि दूसरा हो गया हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बी हमारा दिया है केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, तो यही ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों में सही संबंध दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है धातु, लोहा और क्लोरीन, और इसका बनाना है हमें बिन आरेख, और बिन आरेख बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे धातु का बिन आरेख, तो यहाँ पर यह हो गया हमारा धातु। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है हमारे पास लोहा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोहे का बिन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि लोहे का संबंध धातु से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोहे, यानी कि सभी लोहा धातु होंगे, तो यहाँ पर लोहा आएगा धातु के अंदर, तो यहाँ पर अंदर हो गया हमारा लोहा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास दोस्तों क्लोरीन। अब यहाँ पर हम क्लोरीन का बिन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इस लोहे से या फिर इस धातु से इसका कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन ना तो लोहा है ना ही धातु है, क्लोरीन एक गैस है, तो इसे बनाएंगे हम अलग से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके का आकृति बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे सी में इस तरीके का बिन आरेख बना हुआ है, तो यही होगा सी राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट में आप यस लिखिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट में नो लिखिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।